नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं ज्योति मिश्रा होम साइंस की क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे वसा यानी कि लिपिड्स, ठीक है, उसकी तीसरी क्लास लेके आई हूँ। तो चलिए आज हम लिपिड्स को समझेंगे। और इसके पहले हमने दो क्लास में समझ लिया है कि लिपिड्स क्या है और ये कैसे मतलब लिपिड्स का काम क्या है, इसमें क्या-क्या पाया जाता है, ये कितनी एनर्जी देता है। और इसके साथ हमने ये भी जाना था कि लिपिड्स का वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन हमने उसको पूरा डिस्कस कर लिया था। 2 पार्ट अगर आप देखेंगे तो उन 2 पार्ट में ये चीज़ें पूरी एकदम हैं क्लियर। तो हमने कहा था ना कि इसका रासायनिक संगठन भी हम जानेंगे और इसको पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम इस रासायनिक संगठन को समझते हैं, ठीक है? तो जैसे मैंने बताया था, पिछली क्लास में ही बताया था कि जो जैसे कि मैंने बताया था ना कि जैसे प्रोटीन है, ठीक? तो प्रोटीन क्या है? उसका मतलब वो क्या है? अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, ठीक है? टूटता है तो क्या होता है? अमीनो एसिड में टूटता है, ठीक ना? और मैंने बताया था कि जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या ग्लूकोज में टूटता है, ठीक है, ग्लूकोज में, ठीक। उसी तरह मैंने बताया था कि जब वसा यानी कि जो लिपिड्स है, जो फैट है, जब ये टूटती है तो क्या होता है, एक अणु ग्लिसरॉल, एक अणु ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल और प्लस 3 फैटी एसिड, ठीक है, 3 फैटी एसिड। तो जब ये हमारा वसा यानी कि लिपिड्स यानी कि फैट, ठीक है, ये जब हमारा टूटा तो क्या हुआ, ये एक अणु ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड में टूटा, ठीक है ना। इतना समझ में आया था ना पिछली क्लास में, जैसे हमने डिस्कस किया था कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन जब टूटता है तो अपनी सूक्ष्मतम इकाई अमीनो एसिड में टूटता है और कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो ग्लूकोज में टूटता है। ठीक उसी तरह जब हमारा फैट, लिपिड्स या वसा जो भी हम बोलेंगे, ये किस में टूटेगा, एक अणु ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड में टूटेगा, ठीक है, इतना कंफर्म हुआ। तो हमने कहा था कि हम इसका संगठन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका जो है हमने बताया था कि जैसे ठीक, तो हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब एक अणु ग्लिसरॉल और प्लस हमारा 3 फैटी एसिड, ठीक है, क्लियर हुआ। हमारा जो वसा है, ठीक है, जो वसा है यानी कि जो फैट है, वो लिपिड्स है, वो क्या हुआ, वो 2 भागों में डिवाइड हो गया। हमने क्या किया, उसको एक अणु ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड को डिवाइड कर लिया, ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। अब जो ये हमारा एक अणु ग्लिसरॉल है, ठीक है, ये क्या है, ये एक प्रकार का एल्कोहलिक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, क्या है ये एल्कोहलिक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। इसमें 3 अणु कार्बन, 3 अणु कार्बन के होते हैं, ठीक है, 3 अणु कार्बन के होते हैं और ये क्या है, ये जब 3 वसीय अम्लों से, ठीक है, 3 वसीय अम्लों से
अम्लों से जुड़ जाता है तब क्या होता है, जब हमारा जो ये एक अणु ग्लिसरॉल है, ये क्या है, एक एल्कोहलिक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, कार्बनिक यौगिक है। अब क्या होता है, इसमें जो हमारे 3 अणु कार्बन के होते हैं वो क्या होते हैं, ये 3 वसीय अम्लों से जुड़ जाते हैं, ठीक है। जब ये इन 3 वसीय अम्लों से जुड़ जाते हैं तब क्या होता है, ये जितने भी हम खाए जाने वाले जो पदार्थ होंगे, जितने भी खाए जाने वाले पदार्थ होंगे, ठीक है, इन सारे में क्या होगा, ये उपस्थित होगा, पदार्थ में उपस्थित होगा, ठीक है। जो हमारा ये ग्लिसरॉल है, ये क्या है, ये जब अल्कोहल से अलग होता है, ठीक है, अल्कोहल से अलग होके क्या होता है, ये मतलब इसका जो जैसे कि ये जो होता है, ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, ठीक है। ये सभी जो हमारे खाए जाने वाले पदार्थ हैं उनमें उपस्थित होता है। और मनुष्य क्या करता है, इसको त्वचा पे भी लगाने के लिए, मनुष्य त्वचा पे क्या करता है, लगाने के लिए भी इसका प्रयोग करता है, ठीक है, लगाने के लिए भी प्रयोग होता है, ठीक। समझ में आया क्या है कि जो हमारा ये ग्लिसरॉल है, ये त्वचा पे भी लगाने के लिए काम में लाया जाता है, ठीक है। और जब ये अल्कोहल से मुक्त होता है, ठीक है, और वसीय अम्लों में जुड़ जाता है तो सभी हमारे जो खाने वाले तत्व हैं उनमें उपस्थित हो जाता है, ठीक। इतना समझ में आ गया। जो हमारा ग्लिसरॉल है क्या है, ये एक अल्कोहलिक कार्बनिक यौगिक है, और जब ये अल्कोहल से अलग होता है, मतलब कि कार्बनिक तत्व जब 3 फैटी एसिड से जुड़ता है तब क्या होगा, ये जो है 3 फैटी एसिड से जुड़ने के बाद भोजन में हमारे उपस्थित हो जाएगा, जितने भी खाने वाले पदार्थ हैं उन सब में ये उपस्थित पाया जाएगा, ठीक। अब जो हमारा 3 फैटी एसिड है, इसमें क्या होता है, इसमें भी कार्बन की ही श्रृंखला होती है, इसमें भी कार्बन की श्रृंखला होती है, कार्बन की श्रृंखला होती है, इसमें भी कार्बन की श्रृंखला होती है। लेकिन क्या होता है, इसमें भी कार्बन की श्रृंखला होती है, लेकिन ये ग्लिसरॉल से क्या होती है, इसकी श्रृंखला लंबी होती है। मतलब कि जो हमारा ग्लिसरॉल है उसकी जो कार्बनिक श्रृंखला है वो छोटी होती है, और जो हमारे 3 फैटी एसिड हैं उनकी कार्बनिक श्रृंखला क्या होती है, लंबी होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भी क्या करता है, ये भी हमारे जो भोजन के जो भी तत्व हैं उनमें उपस्थित होता है, ठीक। इसमें भी कार्बन की श्रृंखला होती है, ठीक। किंतु अल्कोहल जो होता है वो कार्बन अणु श्रृंखला लंबी होती है, ठीक है। समझ में आया, ये क्या होता है, इसकी अपेक्षाकृत लंबी इसकी श्रृंखला होती है,
और इसका कारण क्या है? कार्बन के साथ, इसका कारण है कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ना। ठीक है, ठीक, समझ में आया? क्या होता है, जो हमारा ये जो 3 फैटी एसिड है, इसकी श्रृंखला लंबी होती है। क्यों लंबी होती है? क्योंकि इसमें कार्बन के साथ क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन जुड़ा होता है, जिसकी वजह से ये हमारा जो 3 फैटी एसिड है, इसकी श्रृंखला लंबी होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, ये जो हमारे मैंने अभी बताया कि जो 3 फैटी एसिड हैं, ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले भी मैंने ये बताया है पिछली क्लास में भी कि जो फैटी एसिड हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त वसा। ठीक है, सैचुरेटेड और संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, इतना समझ में आया कि जो हमारा 3 फैटी एसिड है ये 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, ठीक, और ठीक, अब हमारा जो संतृप्त है, ठीक है, इन संतृप्त वसा को हम 4 भागों में देखेंगे। ठीक, पहला ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है, दूसरा कैप्रिलिक, ठीक है, तीसरा फॉर्मेटिक और चौथा स्टीयरिक। ठीक है, चौथा हमारा ठीक है। अब जो ये हमारे संतृप्त वसा हैं, ठीक है, सैचुरेटेड फैट हैं, इनका क्या होता है, इनके ऊपर जो हमारा वातावरण होता है, ठीक है, उसका इफेक्ट पड़ता है। मतलब कि अगर हमारा मौसम मतलब वातावरण अगर ठंडा है तो क्या होंगे, ये जम जाते हैं। ठीक है, इनमें ये गुण पाया जाता है कि अगर 20 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम है या 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो ये जो हमारे सैचुरेटेड हैं, ठीक है, संतृप्त हैं, ये क्या होंगे, जम जाएंगे। ठीक है, अब इन सैचुरेटेड के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ गई? ठीक है, पहला आ गया ब्यूटायरिक एसिड, कैप्रिलिक, फॉर्मेटिक और स्टीयरिक। ठीक, जो ये ब्यूटायरिक एसिड होता है, ठीक, ये क्या होता है, ये मक्खन में, मक्खन खाते हैं ना आप लोग, मक्खन में गंध को बढ़ाता है। जो मक्खन की गंध होती है, ठीक है, मक्खन की गंध में ये हमें ब्यूटायरिक एसिड मिलता है। ठीक, जो हमारा कैप्रिलिक है, ये क्या होता है, ये मक्खन के स्वाद को, मक्खन के स्वाद, ठीक, इसके साथ साथ क्या होता है, मक्खन के साथ साथ ये नारियल तेल, नारियल तेल, इन दोनों के जो मतलब मक्खन में और जो नारियल के तेल में जो टेस्ट होता है,
या जो स्वाद होता है उसके लिए क्या होता है, ये जो हमारा कैप्रिलिक एसिड है ये जिम्मेदार होता है। ठीक है, ब्यूटायरिक एसिड क्या कर रहा है, ये मक्खन में एक गंध को दे रहा है, और कैप्रिलिक क्या है, ये नारियल तेल का स्वाद, ठीक है, और मक्खन का स्वाद दोनों को बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद हमारा पॉमेटिक आ गया। ठीक, पॉमेटिक क्या कर रहा है, ये पॉमेटिक एसिड जो हमारा पाया जाता है, ये जितने भी हमारे वानस्पतिक जगत से मिलने वाली वसा है, ठीक है, वानस्पतिक जगत से मिलने वाली वसा, ठीक ना, वानस्पतिक जगत से मिलने वाली जो वसा है उसमें क्या होता है, हमारा पॉमेटिक एसिड पाया जाता है। ठीक, और जो हमारा स्टीयरिक है ये क्या है, ये जंतु एवं वानस्पतिक दोनों में पाया जाता है। ठीक है ना, ये जंतु एवं वानस्पतिक दोनों में पाया जाता है। जब क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था तो हमने ये जाना था कि जो है हमारा वानस्पतिक जगत से कौन कौन सी वसा हमें मिल रही है और जंतु जगत से हमें कौन कौन सी वसा मिल रही है। तो जंतु जगत से हमें जो भी मांस, मछली और जो चर्बी, ये सब चीजें मैंने बताई थी। तो जंतु जगत में स्टीयरिक होता है और वानस्पतिक में भी थोड़ा बहुत स्टीयरिक होता है, लेकिन जो पॉमेटिक होता है ये केवल और केवल वानस्पति जगत से मिलने वाली वसा में ही मिलता है। ठीक है, और जो ये कैप्रिलिक है ये मक्खन और नारियल के तेल में मिलता है। और ये सारी चीजें आप देखेंगे कि जो ये हमारे चारों मतलब है ब्यूटायरिक, कैप्रिलिक, पॉमेटिक और स्टीयरिक, ये क्या होते हैं, ये 20 डिग्री सेल्सियस पे जम जाते हैं। ठीक है, जम जाते हैं और क्या होते हैं, ये हमारे बॉडी के लिए मतलब अच्छे हैं लेकिन बहुत अच्छे नहीं है। जिनको भी मतलब कार्डियो प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है या मोटापा है, उनको क्या होना चाहिए, उनको ये संतृप्त वसा या सैचुरेटेड फैट नहीं लेना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारा आ गया असंतृप्त वसा। ठीक है, सैचुरेटेड के बाद अनसैचुरेटेड। असंतृप्त संतृप्त वसा। ठीक है, ये हो गया अनसैचुरेटेड। ठीक है, फैट, ठीक, अनसैचुरेटेड फैट। अब इसके अंदर भी हमें 4 चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक, कौन कौन सी, ओलिक, ओलिक एसिड, ठीक, पाल्मिटोनिक, पाल्मिटोनिक एसिड, पाल्मिटोनिक एसिड। ठीक है, ओलिक एसिड, पाल्मिटोनिक एसिड, ठीक है, लिनोलिक, लिनोलिक, ठीक है, लिनोलिक एसिड, इलियोस्टीयरिक, इलियोस्टीयरिक एसिड, इलियोस्टीयरिक एसिड,
और एराकिडोनिक, ठीक है ना। ये हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनका गुण क्या क्या होता है, ये जो हमारे असंतृप्त वसा है ये 20 डिग्री सेल्सियस पे जमते नहीं है, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस पे ये जमते नहीं है। ये जो ताप का प्रभाव होता है, मतलब कि जो हमारा वातावरण होता है उससे अप्रभावित होते हैं, मतलब इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, ये क्या होंगे, ये द्रव्य की अवस्था में ही रहेंगे, ठीक है। और ये हृदय के रोगियों को हम दे सकते हैं, जो हृदय रोगी हैं, जो कार्डियोवैस्कुलर जिनको है या जिनको मोटापा है, ये उनको हम दे सकते हैं। जो ये हमारा अनसैचुरेटेड फैट है, इस पे क्या होता है, इस पे ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये जो है 20 डिग्री सेल्सियस पे जमता नहीं है और हम हृदय रोगियों को इसको दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ओलिक एसिड, पाल्मिटोनिक, लिनोलिक और इलियोस्टेरिक और एराकिडोनिक, ठीक है। ये जो है हमारे 5 हो गए, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ओलिक एसिड है इसमें कार्बन जो है, कार्बन के 18 अणु, हाइड्रोजन के 34, ठीक है, और ऑक्सीजन के 2 अणु होते हैं, ठीक। जो हमारा पॉल्मिटोनिक है इसका क्या होता है, कार्बन के 16, हाइड्रोजन के 30 और ऑक्सीजन के 2, ठीक है। और लिनोलिक, इसका भी क्या होता है, इसके भी कार्बन के 18, हाइड्रोजन के 32, ठीक है, और ऑक्सीजन के 2, ठीक। और इसमें भी कार्बन के 18 अणु, हाइड्रोजन के 30 यानी कि 30 और ऑक्सीजन के 2, ठीक है। और एराकिडोनिक के भी, इसमें भी कार्बन के 20 अणु, हाइड्रोजन के 32 और ऑक्सीजन के 2 अणु, ठीक है। अब आप सब में देखेंगे कि जो हमारी वसा है, पहले भी मैंने ये चीज बताई थी आपको कि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है, ठीक है, बहुत ही कम होती है। इसलिए क्या होता है, ये एक प्रकार के, मैंने बताया था ना, ये एक प्रकार के स्टर होते हैं और इसमें क्या होती है, इसमें बहुत ही ज्यादा जो है हाइड्रोजन और कार्बन की मात्रा होती है, जिसके कारण इनका पाचन जो है वो मुश्किल होता है। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या है, सब में ये अच्छी वसा है। हमने बताया ना कि ये जो हमारा अनसैचुरेटेड फैट है ये अच्छा फैट माना जाता है, लेकिन फिर भी क्या है, इसके सारे में देख रहे हैं आप कार्बन हाइड्रोजन के अणु अधिक हैं, जबकि ऑक्सीजन के सिर्फ 2 अणु ही हैं, मतलब कि इसका डाइजेशन बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि अब हम कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेते हैं तो हम चावल खा सकते हैं, दाल चावल लिए, दाल में हमारा प्रोटीन मिल गया और चावल में हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट मिल गया, ठीक। तो क्यों ना हम 2 चम्मच घी पी लें, तो उसमें तो 9.2 कैलोरी है ना एनर्जी, तो वो तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देगी। लेकिन क्या हम 2 चम्मच घी का डाइजेशन उतना इजीली कर पाएंगे जितना इजीली हमने जो चावल है और जो दाल है उसको डाइजेस्ट कर लिया। क्या उसका घी का भी, जब हम घी खाते हैं तो क्या होता है, हमारा पेट ज्यादा भरा भरा सा फील होता है, हमें ज्यादा ऑयली स्पाइसी खाने पे क्या होता है, जैसे सफोकेशन सा लगता है कि हमने क्या किया है, बहुत ज्यादा खा लिया है, बहुत ज्यादा खा लिया है। तो इसलिए ये जो हमारी जो वसा है, जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जो फैट है, इनको भी अगर हम लेंगे तो क्या करेंगे, मात्रा थोड़ी ही रखेंगे, जितनी की मतलब आवश्यकता है शरीर को, उससे ज्यादा मात्रा में नहीं लेंगे, ठीक है ना। ऐसा भी कर सकते हैं, 2 चम्मच घी डाल सकते हैं, ठीक। अब देखिए जो ये ओलिक अम्ल है, ये ओलिक अम्ल क्या है, ये तेल एवं वसा में मुख्य रूप से पाई जाती है, ठीक। ओलिक अम्ल हमारा क्या है, तेल एवं वसा में मुख्य रूप से पाई जाती है। और जो हमारा पाल्मिटोनिक है, ये मक्खन,
मक्खन, बीज के तेल, ठीक है, जो बीज वाले तेल होते हैं उनमें पाई जाती है, ठीक है। और जो हमारा लिनोलिक है, ये भी तेलों में पाया जाता है, ठीक, तेलों में ही पाया जाता है। और ये भी बीज के तेल में, मतलब कि इसमें जो हमारा अनसैचुरेटेड फैट है, ठीक है, ये सारे क्या हैं, जितने भी हमारे अनसैचुरेटेड फैट के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो ओलिक है, पाल्मिटोनिक है, लिनोलिक है, ये है इलियोस्टेरिक है, एराकिडोनिक है, ये जितने भी हमारे हैं, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ तेलों में ही पाए जाते हैं। जो हमारा जो हम वानस्पतिक तेल, वानस्पतिक घी नहीं, वानस्पतिक तेल जो हमारा रिफाइंड ऑयल होता है, सरसों का तेल होता है, इन सारी चीजों के अंदर हमें क्या होता है, असंतृप्त वसा मिलती है, जो हमारे बॉडी के लिए अच्छी होती है, ठीक। रासायनिक संगठन आपको समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेंगे कि ये वसा जो है, इसको ज्यादा लेने से क्या दिक्कत होती है, ठीक है। जैसे हमने प्रोटीन में भी पढ़ा था कि मरासमस क्वाशियरकर होता है, ठीक है। उसी तरह हम इसमें भी जान लेंगे कि ज्यादा लेने से क्या दिक्कत होगी और कम लेने से क्या दिक्कत होगी। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और वो क्या करते हैं, किसी भी चीज में वसा नहीं लेंगे, बिल्कुल भी वसा नहीं लेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे विटामिन, उसमें देखेंगे कि कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो क्या होते हैं, सिर्फ वसा में घुलते हैं। कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो वसा में घुलते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हमारे शरीर में वसा ही नहीं रहेगी, वसा के टिश्यूज ही नहीं रहेंगे, तो वो घुलेगी किसमें, हम उसका पूरा ऑब्जर्व मतलब कैसे कर पाएगा। मेरी बॉडी, जैसे मान लीजिए कि हमारे बॉडी में वसा नहीं है, तो हम उसका कैसे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा लेने से क्या दिक्कत होती है और कम लेने से, ठीक है। अगर वसा को हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि हमें मोटापा हो गया, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, मोटापा, मतलब कि जितनी भी वसा होगी वो क्या होंगे, वो हमारे बॉडी में आ करके मतलब इकट्ठे होंगे, जमेंगे, जो वसा के रूप में मैंने बताया ना 20 डिग्री सेल्सियस, तो वो क्या होंगे, हमारे स्किन और बोन्स के बीच में टिश्यूज बन बन के इकट्ठा होंगे। पहले लीवर में भरेगा, फिर जो है मतलब सारी जगहों पे भरते हुए फिर स्किन वगैरह पे, पेट पे, गले पे, ये सारी चीजों पे क्या होगा, भर जाएगा, जो हमें मोटापा की दिक्कत होगी। फिर पहला तो यही होगा। फिर दूसरा क्या होता है, हृदय संबंधी रोग होते हैं। जितने भी आपने देखे होंगे कि कार्डियोवैस्कुलर जो होते हैं, उनको सबको मोटापा की शिकायत होती है। और तीसरा क्या होगा, मधुमेह मतलब कि शुगर, ठीक है, शुगर या मधुमेह, ठीक है। अगर हम वसा की मात्रा ज्यादा लेते हैं तो क्या होगा, हमें मोटापा हो जाएगा, हृदय संबंधी रोग हो जाएंगे और मधुमेह रोग हो जाएगा। मधुमेह रोग क्यों हो जाता है, जब हमारे टिश्यूज ज्यादा हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, हमारा जो भी हम लिए हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। मैंने पहले भी बताया था कि जो ये मधुमेह होता है, क्या होता है इसमें, जब आपका क्या बोलते हैं, इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन जो हार्मोन्स है वो अच्छे से स्रावित नहीं होता है, ठीक। तो क्या होता है, मोटापा क्या होता है, इंसुलिन को बाधित करती है स्रावित होने में, जिस कारण क्या होता है, हमारा जो जितना भी हमने ग्लूकोज लिया है
वो ज्यादा डाइजेस्ट नहीं हो पाता। मैंने ये भी बताया था कि जब हमने कार्बोहाइड्रेट का क्लास लिया था तो मैंने बताया था कि कितनी मात्रा में ग्लूकोज बॉडी के लिए होने चाहिए, ठीक। तो उसमें आपने देखा था, तो उससे अधिक मात्रा अगर हम लेते हैं तो फिर क्या होता है, उनका इंसुलिन जो है हमारे टिश्यूज की वजह से अच्छे से स्रावित नहीं होता है, और फिर क्या होता है कि मधुमेह हो जाता है, ठीक है। जो भी ग्लूकोज है वो बॉडी में ही रह जाती हैं, तो इस कंडीशन में मधुमेह हो जाता है। और हृदय संबंधी रोग जब हमारे सब जगह पे भर जाएंगे, टिश्यूज ही बन जाएंगे, वसा ही भर जाएगी, तो हृदय संबंधी और मोटापा भी सेम वही चीज है, ठीक। और अगर हम कम लेते हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए अगर वो कम लेते हैं तो फिर क्या होगा, फिर अगर वसा कम लेते हैं तो आपको एक रोग होता है फ्रीनोडर्मा, ठीक है, फ्रीनोडर्मा, ये रोग हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी जो है ये अगर फ्रीनोडर्मा रोग होता है तो क्या होता है, जो जांग है, कुल्हे हैं, जहां जहां फैट जमता है वहां वहां क्या होंगे, वहां वहां आपको छोटी छोटी सी फुंसियां नजर आएंगी, ठीक है। त्वचा पे नुकीली फुंसियां, ठीक है। जहां पे हमारा फैट कलेक्ट होता है मोटापा में, वहां पे क्या होता है, वहां पे जो है छोटी छोटी नुकीली फुंसियां हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, कोशिकाओं की मतलब जो हमारे सेल्स होते हैं, ठीक है, उनकी कार्य क्षमता में भी, कोशिकाओं की कार्य क्षमता में भी क्या होती है, कमी हो जाती है, ठीक है। जो हमारे टिश्यूज हैं वो क्या होते हैं, उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं वसा की कमी से, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, जो हमारा जल का संतुलन है, जल का संतुलन, जल का संतुलन भी क्या होता है, बिगड़ जाता है, ठीक है। जल का संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक। अब इसके अलावा क्या होती है, मैंने अभी बताया था कि कुछ ऐसे विटामिन होते हैं या कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो वसा में ही घुलते हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड की कमी की वजह से क्या होगा, अमीनो एसिड की कमी वसा में ही घुलेगी, और जब शरीर में हमारे वसा ही नहीं है तो ये अमीनो एसिड कहाँ घुलेंगे, तो फिर क्या होता है, वृद्धि रुक जाती है, ठीक है, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, रुक जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा कि जो हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम है, ठीक है, जो मतलब प्रजनन की क्षमता है वो भी क्या होती है, जैसे विटामिन सी का जो है मतलब विटामिन सी जो होता है वो अगर अच्छे से हमारे बॉडी में नहीं घुलता है तो क्या होती है, प्रजनन क्षमता पे असर पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर वसा नहीं है तो प्रजनन की क्षमता पे भी असर पड़ता है, ठीक। इतना समझ में आ गया। इसके अलावा त्वचा क्या होती है, चमकहीन, चमकहीन, सूखी हुई, सूखी हुई, सूखी हुई सी लगती है, ठीक है। और फ्रीनोडर्मा और डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस और एक्जिमा, ठीक है, एक्जिमा, ये स्किन के रोग हैं जो कि हो जाते हैं, और अगर वसा की कमी है तो ये सारी दिक्कतें आपको देखने के लिए मिलेंगी, और वसा की मात्रा अधिक है तो ये दिक्कतें, ठीक है, समझ में आ गया। अब आप कहेंगे कि कितनी मात्रा लेनी चाहिए, तो कम से कम जो हमारी ऊर्जा की दैनिक
प्रस्तावित मात्रा है, ठीक है, दैनिक प्रस्तावित मात्रा। दैनिक प्रस्तावित मात्रा, ठीक। वो क्या है? ऊर्जा का कुल भाग जो है कार्बोहाइड्रेट से बताया ही था, वसा से भी, उसे प्रोटीन से भी, और वसा से हमें कुल 30% लेनी चाहिए, ठीक है। इनमें जो है जो हमारा 30% है, इसमें भी 50% जो है वो वानस्पतिक होना चाहिए। वानस्पतिक मतलब कि अनसैचुरेटेड जो हमारे फैट हैं, ठीक है, वानस्पतिक स्रोतों से प्राप्त वसा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? जो वसा है अभी जैसे उसकी अधिकता होने पे भी रोग हो रहा है, कम होने पे भी रोग हो रहा है, तो कितना हम लें? तो कुल हम कितना लेंगे? हम कुल ऊर्जा जितनी हमें चाहिए, अगर हमें 100% ऊर्जा चाहिए तो 30% क्या करेंगे? 30% हम वसा से ले लेंगे, और उसमें भी 30 में भी जो 50% है हमारा, 50% क्या होना चाहिए? ये वानस्पतिक स्रोतों से प्राप्त होने वाली वसा लेनी चाहिए, ठीक है। सब समझ में आ गया आप लोगों को? एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। अभी हमने बताया कि जब हमारा वसा टूटता है तो 1 अणु ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड में टूटता है, तो फिर क्या होता है? इसका मैंने बताया कि आज हम रासायनिक संगठन पढ़ेंगे। तो 1 अणु ग्लिसरॉल में क्या होता है कि ये कार्बनिक यौगिक होता है, और इसमें ये जो है वसीय अम्लों से जुड़ जाता है, तो फिर क्या होता है? ये खाए जाने वाले सभी पदार्थों में उपस्थित होता है। और जो 3 फैटी एसिड होते हैं, ये क्या होते हैं? इनमें कार्बन अणु की श्रृंखला लंबी होती है, और ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाते हैं, इस वजह से इनकी भी उपयोगिता बढ़ जाती है। फिर हमने देखा था कि जो हमारे 3 फैटी एसिड हैं, इसमें संतृप्त वसा यानी कि सैचुरेटेड फैट 4 तरह के होते हैं, ब्यूटायरिक, कैप्रिलिक, पोमेटिक और स्टीयरिक, ठीक है। ये मक्खन में गंध के लिए, मक्खन के, नारियल के तेल के स्वाद के लिए वानस्पतिक जगह से मिलते हैं, और जो हमारा स्टीयरिक है ये जंतु एवं वानस्पतिक दोनों से मिलता है, ठीक है। हमारा जो अनसैचुरेटेड है ये क्या है? ओलिक है, पाल्मिटोनिक है, लिनोलिक है, इलियोस्टीयरिक है और एराकिडोनिक है। ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये भी सब हमें तेल से ही मिलते हैं, बीज वाले तेल या फिर तेल, ठीक है, उनसे मिलते हैं। और ये क्या होते हैं? ये ताप से प्रभावित नहीं होते हैं। हृदय रोगियों को क्या होता है? इसको दिया जाना चाहिए, या किसी भी तरह के, चाहे मोटापे से ग्रसित व्यक्ति हो या हृदय रोगी हो, उसको क्या होना चाहिए? और सभी लोगों को भी असंतृप्त वसा क्या है? ज्यादा मात्रा में ही देनी चाहिए, जबकि संतृप्त वसा का प्रयोग कम करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ज्यादा लेने से क्या दिक्कत होती है? ज्यादा लेने से मोटापा होता है, हृदय संबंधी रोग होता है, मधुमेह हो जाता है, ठीक है, ये सारी दिक्कतें होती हैं। कम लेने से फिनोडर्मा, डर्मोटाइटिस और एक्जिमा नामक रोग हो जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? फिनोडर्मा में जांग, त्वचा, इन सब में क्या होता है? नुकीली फुंसियां निकल जाती हैं। जहाँ पे हमारा फैट कलेक्ट होता है ना, वहां पे फुंसियां मिलने लगती हैं। फिर ये जो है, जब हमारे फैट कम होंगे तो कोशिकाओं की भी कमी होती है, जल का संतुलन बिगड़ जाता है, अमीनो एसिड से वृद्धि रुक जाती है, और विटामिन सी क्या है? एक वसा में घुलनशील विटामिन है, तो सॉरी, विटामिन ई, सी नहीं होगा, सॉरी, विटामिन ई। विटामिन ई जो है ये हमारी प्रजनन क्षमता के लिए आवश्यक होता है, तो इसका जो है ये अच्छे से घुल नहीं पाता है वसा के अभाव में, तो इसकी भी दिक्कत हो जाती है, ठीक। और हमें क्या करना चाहिए? कुल ऊर्जा का 30% वसा से लेना चाहिए, ठीक है, वसा से लेना चाहिए, और उसमें से भी 50% वानस्पतिक स्रोतों से प्राप्त वसा से। तो आज हमारा फैट का चैप्टर खत्म हो गया, फैट, लिपिड्स या वसा, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़िएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।